Good morning students. I hope you all are doing well. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपना तीसरा अध्याय ओजोन की छतरी पढ़ रहे थे। आज ये उसका दूसरा पार्ट है। तो आज जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम इसके लेखक आत्माराम जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आत्माराम एक लेखक ही नहीं, वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ओके, साइंटिस्ट, ही वाज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर आत्माराम। ओके, तो डॉक्टर आत्माराम जी भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1908 में हुआ था, शेबटाली, ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में। ओके, तो उनकी स्मृति में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा आत्माराम पुरस्कार दिया जाता है। चश्मे के कांच के निर्माण में उनका उल्लेखनीय योगदान था। ओके, वे केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान के निर्देशक रहे थे और 21 अगस्त 1966 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक का पद भी संभाला था। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इसीलिए ये एक जो विज्ञान वार्ता है, इसकी रचना उन्होंने की थी। किस बारे में? लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए, हमारे ओजोन लेयर के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसी ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हुए ये इस विज्ञान वार्ता की रचना उन्होंने की है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द importance of ozone layer in our atmosphere. तो हमारे पिछले क्लास में हमने जाना था कि लोमड़ी और मछली, टेढ़ी लोमड़ी और सीधी मछली के बीच बातें हो रही थी और मछली ओजोन परत के बारे में लोमड़ी को बता रही थी और सामने रखी टीवी में वो हमारी धरती का चित्र दिखाकर धरती के गठन के बारे में, पृथ्वी के जन्म के बारे में बता रही थी कि शुरू में धरती और चांद, चंद्रमा एक ही थे, जो बाद में अलग हो गए। तो बड़ा टुकड़ा धरती बन गया और छोटा टुकड़ा चांद बनकर धरती के आसपास घूमने लगा। इतना हमने पढ़ लिया था। अब अगला शुरू करते हैं। तभी किसी ने बीच में टोका, कहते हैं दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। कहीं से खरगोश की आवाज आई। तो देखो, कमेंट्री चल रही थी मछली की, तो उसी के बीच में किसी की आवाज आई, बीच में किसी ने टोका। कौन था वो? एक खरगोश था। एक खरगोश ने टोका, कुछ कहा उसने। क्या कहा खरगोश ने? कि कहते हैं दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। उसने पूछा कि बोले, मैंने सुना है कि धरती शुरुआत में एक क्या थी? आग का गोला थी। किसने पूछा? खरगोश ने। फिर मछली ने क्या कहा सुनो। मछली ने पलटकर देखा तो वहां सारा जंगल ही एकत्र हो गया था। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। शेर भी बाल बच्चों सहित विराजमान था। चीता भी, चीतल भी, हिरण भी, भेड़िया भी, खरगोश भी। उधर पेड़ों पर मोर, तोते, कबूतर, गौरैया आ बैठे थे। यहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी, बंदर और लंगूर भी उछलना कूदना बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने आ गए थे। तो जैसे ही खरगोश की बात सुनकर मछली ने नजर घुमाई, तब देखा मछली ने कि सारे जंगल के सारे जानवर वहां पे विराजमान हो गए हैं। मतलब सारे जंगल के सारे जानवर वहां पे आकर बैठ गए हैं और सब अपना अपना काम छोड़कर वहां पे चुपचाप बैठकर मछली का भाषण सुन रहे हैं। ठीक है, फिर देखो, अरे भाई, तुम सबको कैसे खबर लगी कि यहाँ क्या हो रहा है? सीधी मछली ने पूछा। तो जैसे कि सारे जानवर, मोर, तोते, कबूतर, गौरैया, चीतल, चीता, हिरन, भेड़िया, शेर, सब, बंदर, लंगूर, सब आके वहां पर बैठ गए थे ना। तो इस बात से हैरान होकर सीधी मछली ने पूछा कि तुम सबको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ या यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम लोग कैसे आ गए यहाँ पे? फिर देखो, सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे
तभी भीड़ की परिक्रमा करता हुआ भोलूराम गधा आगे आया और बोला, दीदी, यहाँ नदी के किनारे टेढ़ी लोमड़ी को सारी शैतानी छोड़कर चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा देखा तो चौंक पड़ा। पर पास आया तो आपकी बातें कानों में पड़ी। मुझे लगा कि हमेशा की तरह आज भी मछली दीदी बड़े ही काम की बात बता रही है। सो मैंने सोचा कि पूरे जंगल को ही खबर क्यों न कर दूं। जोर जोर से रेंग कर मैंने सारे वनवासियों को बुला लिया। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, सीधी मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। तो फिर देखो क्या हुआ। पहले ही हमको पता चला ना चैप्टर में कि सीधी मछली को सब बड़ा मानते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी बातों को सम्मान करते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, जब मछली ने पूछा कि सबको कैसे पता चला कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, सब वहाँ पे कैसे पहुंच गए, तब सभी जानवर हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थी कि वो कैसे आए वहां पर। तभी भीड़ में से बाहर आया कौन? गधा। एक गधा जिसका नाम है भोलूराम। भोलूराम गधा बाहर आया और आके उसने कहा कि दीदी, जब मैंने देखा, उसने मछली से कहा कि दीदी, जब मैंने देखा कि ये चालाक लोमड़ी अपनी सारी शैतानी छोड़कर ध्यान लगाकर आपकी बातें सुन रही है, तो मुझे जरा हैरानी हुई। तो इसीलिए मैं आपके पास आई, मतलब यहाँ पास आई और आके मैंने सुना कि मैंने आपकी बातें सुनी। मैंने सुना कि आप विज्ञान वार्ता, विज्ञान के बारे में कुछ बता रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात समझा रही हैं। तो मुझे लगा कि आज हर रोज की तरह आज भी मछली दीदी बड़े काम की बात कर रही है, तो क्यों ना सारे जानवरों को बुला लूं। तो गधे ने रेंग कर, मतलब आवाज लगा कर सारे जानवरों को वहां पे इकट्ठा कर लिया और कहा कि चलो सब सुनते हैं कि सीधी मछली क्या विज्ञान की बातें कर रही है, क्या विज्ञान वार्ता सुना रही है। ठीक है। तो गधे की बात सुनकर सीधी हंसने लगी। उसने बताना शुरू किया, हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में ये ठंडी हुई। फिर आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। इसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। इन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। तो गधे की बात सुनकर सीधी हंसने लगी और उसने बताना शुरू किया कि लास्ट डे पूछा था ना खरगोश ने कि धरती शुरू में आग का गोला थी, खरगोश ने कहा था। तब उसके जवाब में खरगोश को जवाब देते हुए सीधी ने कहा कि हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। ठीक है, आग का एक बड़ा सा गोला। तो करोड़ों वर्षों में ये ठंडी हुई। ये आग का जो गोला था वो करोड़ों वर्षों में, बहुत कितने करोड़ वर्ष लगे उसको ठंडा होने में। और आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में, मतलब धरती का एटमॉस्फेयर में, धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन गैस पैदा हुई, ऑक्सीजन गैस आई। ठीक है। और इसके साथ ही समुद्र के अंदर एक कोश वाले जानवर, प्राणी का निर्माण हुआ। एक कोश वाले हम लोग साइंस में हम लोगों ने एक कोश वाले वन सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई किया है। तो एक कोश वाले जानवर समुद्र में आए। इन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। इन एक कोश वाले प्राणियों ने अपने ऑक्सीजन के जरिए अपने शरीर में ऊर्जा पैदा की। ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा मतलब शक्ति, एनर्जी। इसी ऑक्सीजन से उनको शक्ति मिलती है। ठीक है। इन्हीं की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, लेकिन अभी तक जीवन समुद्र में ही था। जमीन पर जीवन की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, तो इन्हीं एक कोशी प्राणियों के चहल पहल से, उनकी क्रियाओं से, उनके पैदा हो उनके पॉपुलेशन के साथ साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ठीक है। तो लेकिन अभी तक समुद्र में ही जीवन था। समुद्र के बाहर जीवन का अस्तित्व अभी तक नहीं मिला था। ठीक है। जमीन पर कोई भी जीव या प्राणी नहीं थे। ठीक है। ऐसा क्यों था दीदी? जमीन पर जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ? भोलूराम गधे ने रेंग कर अपनी जिज्ञासा प्रकट की।
तो मछली को बीच में रोकते हुए भोलूराम गधे ने क्या पूछा कि दीदी ऐसा क्यों हुआ, जमीन पर अभी तक प्राणी क्यों नहीं आए। तो देखो, अरे भोलूराम, जमीन पर जीवन कैसे शुरू होता। सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधी बरस रही थीं। वायुमंडल में कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी जो सूरज की रोशनी को छानकर धरती तक आने दे। मतलब ये कि ओजोन की छतरी नहीं बनी थी। तो गधे की बात का जवाब देते हुए मछली ने कहा कि अरे भोलूराम, मतलब अरे भोलूराम गधे को बोल रही है कि अरे भोलूराम। तो गधे को जवाब देते हुए मछली ने कहा कि जमीन पर जीवन शुरू कैसे होगा, क्योंकि तब एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की छतरी नहीं बनी थी। ठीक है, तो ओजोन लेयर न बनने से सूरज की सारी किरणें, सारी जो हानिकारक किरणें हैं वो धरती पर डायरेक्टली पड़ रहे थे। तो इससे हम प्राणियों का संचार नहीं हो सकता। ठीक है, प्राणी जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए धरती पर तब जब तक ओजोन की लेयर नहीं बनी थी एटमॉस्फेयर में, तब तक धरती पर जीवन का संचार नहीं हो सकता। ठीक है, ये ओजोन क्या है, ये ओजोन क्या बला है, सीधी वनराज सिंह अपनी भारी भरकम आवाज में गरजा। तो देखो, वनराज मतलब वन का राजा, जंगल का राजा। हाँ, बला मतलब मुसीबत। ये बला तो मुसीबत, बला का वर्ड मीनिंग मुसीबत होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी जिज्ञासा से, उसको पता नहीं है ना कि ओजोन क्या है, तो वो अपनी जिज्ञासा से सीधी को पूछता है कि ये भला सीधी ओजोन क्या बला है। ठीक है, ओजोन क्या बला है, ओजोन कौन सी ऐसी चीज है, ये क्या चीज है जो इतनी इम्पोर्टेंट है ना। ये किसने पूछा, वनराज, वन के राजा सिंह ने। ओके, सीधी मछली बताने लगी, देखो सामने पर्दे पर तुम आज की धरती के वायुमंडल की तस्वीर देख रहे हो। इसमें सबसे ऊपर है आयन मंडल, इससे नीचे धरती की ओर आए तो ओजोन छितरा हुआ है। यह जरा नीलापन लिए एक गैस है जिसे ऑक्सीजन की बहन ही समझो। तो देखो सीधी मछली क्या बताई कि वो जो टीवी में चित्र दिखा रही थी, उस टीवी में चित्र में धरती के चित्र को दिखाते हुए मछली ने कहा कि देखो सामने जो तुम लोग इस धरती का चित्र देख रहे हो, उसके आसपास जो वायुमंडल है, वायुमंडल की तस्वीर थी ना नीले रंग की, उसमें देखो ये धरती के चित्र में उस नीले रंग की जो ये जो एक लेयर है वही वायुमंडल है। ठीक है, तो उसी वायुमंडल में सबसे ऊपर है आयन मंडल। ठीक है, मतलब वायुमंडल का जो लेयर है उसको पार्ट कर रही है, सीधी पार्ट करके बता रही है। ठीक है, तो उसी एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर का लेयर क्या है, आयन मंडल, और उसी के नीचे ओजोन लेयर छितरा हुआ है। ठीक है, आयन मंडल के नीचे ओजोन लेयर छितरा हुआ है। ये एक नीला गैस है। ठीक है, गैस जैसा है, इसका कलर नीला है। ठीक है, और इसे ऑक्सीजन की बहन समझो। ऑक्सीजन की बहन मतलब जैसे ऑक्सीजन गैस हवा में छितरा हुआ है नीले रंग के, वैसे ही ओजोन भी छितरी हुई है। ठीक है, इस ओजोन की मोटाई कुल मिलाकर 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है। इस ओजोन लेयर की मोटाई मतलब इस ओजोन लेयर की चौड़ाई, ये जो फैली हुई है, इस लेयर की चौड़ाई 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है। सोचो कितनी पतली है ये लेयर, और ये एक चादर की तरह भी नहीं तनी हुई है। ये कोई चादर जैसे नहीं है। ठीक है, ये बस पूरी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैली हुई है। इसी के कारण जमीन पर जीवन संभव हुआ। तो देखो बस एक पतला सा हवा जैसा, गैस जैसा छितरा हुआ है ये ओजोन लेयर। ये कोई चादर जैसा बिछा नहीं है। ठीक है, तो इसी पतले ओजोन लेयर में इतनी शक्ति है कि इसी के कारण धरती में जीवन संभव होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो धरती में जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में ये फैली हुई है और इसी के कारण जीवन संभव हुआ है। वो कैसे दीदी, टेढ़ी लोमड़ी से चुप नहीं रहा गया। तो ये सुनकर, मछली की बात सुनकर टेढ़ी लोमड़ी पूछ पड़ी कि ये कैसे, वो कैसे। लोमड़ी बहन, सीधी मछली ने जवाब दिया, ओजोन गैस की यह खूबी है
कि ये अपने भीतर सूरज की रोशनी के साथ आने वाली कुछ हानिकारक किरणों को सोख लेती है। तो लोमड़ी को जवाब देते हुए सिद्धि ने कहा कि ओजोन लेयर क्या करता है। ओजोन लेयर एक गैस है जिसके अंदर ये फीचर है, ये खासियत है कि ये क्या करता है, ओजोन लेयर सूरज की हानिकारक रोशनियों को अपने अंदर सोख लेता है, खींच लेता है, धरती पर पड़ने नहीं देता। ठीक है, अगर न सोखे तो क्या हो, चीता ने गुर्राकर पूछा। तो चीता ने भी गुर्राकर हानिकारक वर्ड का मीनिंग तुमको पता है ना, हानिकारक जो हमको हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। हानिकारक मतलब नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज। ओके, तो अगर ना सोखे तो क्या हो, चीता ने पूछा कि अगर ओजोन लेयर इस सूरज की इन हानिकारक रोशनियों को अगर न सोखे, न खींचे तो क्या होगा। तो अगर ओजोन इन किरणों को न सोखे तो तुम सबकी चमड़ी काली पड़ जाएगी और फिर जलने लगेगी, सबका जीना दूभर हो जाएगा और जमीन पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्यों में से भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो चीता को जवाब देते हुए सिद्धि ने कहा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना ओजोन लेयर के इस इम्पोर्टेंस के बारे में, कि अगर ओजोन लेयर नहीं होगा, तो अगर ओजोन लेयर इन किरणों को न सोखे तो हम सबकी चमड़ी काली पड़ जाएगी, जलने लगेगी। सूरज की हानिकारक किरणों से हमारी चमड़ी, हमारा स्किन जलने लगेगा और सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। प्राणी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि इंसान भी जिंदा नहीं बचेंगे। ओके, पर दीदी हम ऐसे ही क्यों मर जाएंगे, गुटुर गुटुर करते हुए कबूतर ने प्रश्न किया। तो अब कबूतर भी सीधी की बात पर जवाब देता है कि मतलब पूछता है कि ऐसा क्यों होगा, हम क्यों मर जाएंगे। प्यारे कबूतर, मुझे तो यही चिंता सता रही है, अगर हमारे वायुमंडल की ओजोन की छतरी में खराबी आ जाए तो सूरज की तेज गर्मी हम सब नहीं सह पाएंगे। तो प्यारे कबूतर को जवाब देते हुए सीधी मछली ने कहा कि प्यारे कबूतर, मुझे भी तो यही चिंता सता रही है कि मतलब मुझे भी यही चिंता है कि अगर हमारे वायुमंडल की ओजोन की छतरी खराब हो जाएगी, मतलब ओजोन की छतरी अगर इस तरह नष्ट हो जाएगी तो सूरज की तेज गर्मी से तो हम सब जल जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, हम सह नहीं पाएंगे, हमारा शरीर सूरज की तेज गर्मी को नहीं सह पाएगा। पर दीदी ये तो बताओ, आसमान में जब करोड़ों साल से ओजोन की परत बनी हुई है तो अब कैसे नष्ट हो जाएगी। मैं सबसे लंबा हूँ पर मेरा मुंह भी वहाँ तक नहीं पहुँचता, दीदी में भी नहीं पहुँचता, दीदी मैं भी ओजोन परत को नहीं खा सकता। ये कहकर लंबी गर्दन वाला जिराफ हो कर हंसने लगा। तो सीधी मछली की बात सुनकर जिराफ बोला कि अगर इतने सालों तक ये ओजोन का लेयर, ओजोन की छतरी आसमान पर बनी हुई है, हमारे एटमॉस्फेयर पर बनी हुई है, तो अब वो नष्ट, अचानक से वो खराब कैसे हो जाएगी, नष्ट कैसे हो जाएगी। तो ऐसे मजाक करते हुए जिराफ ने कहा कि मेरी गर्दन तो इतनी लंबी है पर फिर भी मैं इस ओजोन लेयर तक नहीं पहुंच सकता, मेरी गर्दन इस ओजोन लेयर तक नहीं पहुंच सकती और मैं इसे खा भी नहीं सकता। तो मेरी गर्दन अगर नहीं पहुंच सकती तो ये उतनी ऊंची है तो फिर भी ये खराब कैसे हो जाएगी, है ना। मैं तो अपनी गर्दन से इसको नष्ट नहीं कर सकता, तो फिर ये खराब कैसे हो जाएगी। और ये कहकर जिराफ जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है, बाकी सब वन्य पशु भी जिराफ की इस बात पर खिलखिलाकर हंसे। जिराफ की इस बात को सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे, पर सीधी मछली तो वैसे ही गंभीर बनी हुई थी। वो बोली, तो देखो सीधी मछली हंसी नहीं, ठीक है, इस मजाक से वो हंसी नहीं क्योंकि वो सीरियस मूड पे थी, गंभीर मूड पे थी। ठीक है, वो बोली कि देखो भाइयों, ये हंसने की बात नहीं है, मैंने ये कब कहा कि तुम लोग ओजोन की परत मिटा दोगे, खतरा तो आदमी से है। तो सीधी मछली ने क्या कहा कि देखो ये कोई हंसने की बात नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है, बात सीरियस है। ठीक है, तो तुम लोग हंसो नहीं। मैंने ये कब कहा, मतलब मछली ने ये कब कहा कि जानवर मिलके या वो लोग मिलके या उन लोगों से ओजोन लेयर को कोई खतरा है। इसने ये ऐसा नहीं कहा कि इन जानवरों से या उनसे या उनकी किसी कार्य से ओजोन लेयर को खतरा है। तो खतरा किससे है, खतरा तो इंसानों से है। ठीक है, इंसान इस ओजोन लेयर को
नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तभी तेज आवाज करता हुआ एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। सीधी मछली ने दूर आकाश में गायब होते हुए उस वायुयान की ओर इशारा किया और बोली, देखते हो, ये आवाज से भी तेज उड़ने वाला विमान। जब इसका ईंधन जलता है तो इससे तरह तरह की गैसें निकलती हैं और ओजोन की परत से टकराकर उसे जहां तहां नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो बातें कर रहे थे कि तभी वहां पे ऊपर आसमान में एक तेज हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। तो उस हवाई जहाज को देखते हुए सीधी मछली ने कहा कि देखो, वायु की गति से भी और आवाज की गति से भी तेज इस वायुयान को देखो। ये जब आकाश में उड़ता है तब क्या होता है, तब बहुत सारा इसका ईंधन जलता है। ठीक है ना, इसका इंजन जलता है ना, और जलने पर बहुत सारे हानिकारक धुएं निकलते हैं इस हवाई जहाज से, जो क्या करते हैं, ये धुएं निकलकर ओजोन की लेयर से टकराते हैं और उसे नष्ट करते हैं, इस ओजोन के लेयर को नष्ट करते हैं। तो ये वायुयान की ओर इशारा करके वो बोली। ठीक है, अभी सीधी मछली की बात पूरी नहीं हुई थी कि उछलता कूदता गयालाल बंदर वहां आ पहुंचा। आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से सबके ऊपर खुशबू का छिड़काव शुरू कर दिया। वो बोतल की डाट को दबाता तो उसमें लगी पिचकारी से खुशबू भरी गैस निकलती और सारी हवा में बड़ी सुहावनी सुगंध भर देती। तो फिर क्या हुआ, देखो, मछली जब विमान के बारे में बता रही थी कि विमान कैसे वायुमंडल को या ओजोन की लेयर को नष्ट करता है और इंसानों द्वारा निर्मित ये विमान कैसे हमारे ही पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, उसके बारे में बात कर रही थी कि तभी बंदर आया वहां पे। बंदर का नाम है गयालाल। ठीक है, वो वहां पर आया और उसके हाथ में क्या थी, एक बोतल थी। ठीक है, बोतल थी, परफ्यूम की बोतल थी। ठीक है, खुशबू का छिड़काव शुरू कर दिया उसने। उस बोतल को, एक परफ्यूम का बोतल लाया और उसको छिड़कना शुरू कर दिया। और जैसे ही उस बटन को दबाता, डाट को दबाता, तो उसमें से पिचकारी से खुशबू भरी हवा निकलती। ऑब्वियसली परफ्यूम की बोतल से तो परफ्यूम की सुंदर सुगंध ही आएगी ना। तो वो इधर उधर छिड़कने लगा और अच्छी खुशबू आने लगी। तब देखो, सीधी मछली ने उसे जोर से डांटा, बंद करो ये शैतानी, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। ये खुशबू की जो बोतल है, इसमें कोई साधारण इत्र नहीं है, ये नया रासायनिक इत्र है। इसे एरोसोल कहते हैं। इसके कण हवा में तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुंचते हैं। ये कण ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो देखो, जैसे ही गयालाल बंदर उस परफ्यूम की बोतल से परफ्यूम छिड़क रहा था, तभी सीधी मछली ने उसको टोका, उसको जोर से डांटा कि बंद करो ये शैतानी, ये क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, ये कोई मामूली इत्र नहीं। इत्र तो तुमको पता है ना, इत्र जिसमें सुंदर सुगंध आता है, तो इत्र तो नेचुरल है, पर यहाँ पे ये कोई मामूली इत्र नहीं, ये एक रासायनिक, मतलब एक केमिकल परफ्यूम है, जो क्या करता है, जिसमें क्या है, एरोसोल है। ठीक है, एक केमिकल है जिसका नाम है एरोसोल। और ये क्या करता है, ये केमिकल हवा में तैरते तैरते ओजोन लेयर के साथ टकराता है। ठीक है, ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करता है, मतलब ओजोन के साथ जब ये केमिकल मिलता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है जो ओजोन की लेयर को नष्ट करता है, ओजोन की लेयर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इससे खेलना बंद करो। ठीक है, फेंक दो इस बोतल को, वनराज सिंह जोर से गरज कर बोला। तो मछली की बात सुनकर सिंह गरज के बोला कि फेंक दो इस बोतल को, इस बोतल अगर ये इतना हानिकारक है तो फेंक दो इस बोतल को, इसको मत खेलो इससे। ठीक है, फिर देखो, वनराज की आवाज सुनकर बंदर थर थर कांपने लगा। उसने झट से खुशबू की बोतल पानी में फेंक दी। तो ऑब्वियसली वनराज जब गरज कर बोला, और सिंह तो बनकर राजा है ना, तो उसकी बात तो सभी मानते हैं और डरते भी हैं बहुत उनसे। तो बंदर भी डर के मारे उसको परफ्यूम की बोतल को फेंक दिया। शाबाश, ये हुई ना अकल की बात। भोलूराम गधा तालियां बजाता उठ खड़ा हुआ।
फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, भाइयों, आप लोग मुझे कम अकल का बुद्धू गधा कहकर चिढ़ाते हैं, पर आदमी को तो देखो। अरे जिन चीजों से इतना खतरा है, इन्हीं चीजों को क्यों बनाता है? क्या जरूरत है कि आवाज से तेज विमान बनाए जाएं? क्या जरूरत है कि एरोसोल छिड़के जाएं? तो देखो, जब बंदर ने उस इत्र की बोतल को फेंक दिया तो उसको शाबाशी देते हुए भोलूराम गधे ने कहा कि ये हुई ना अकल की बात, ये तुमने अच्छा काम किया इस बोतल को फेंक कर। तब और उसने कहा कि वो ताली बजाता उठ खड़ा हुआ। ठीक है, ताली बजाकर खड़े होकर उसने बंदर को कहा कि वेरी गुड, ये तुमने अच्छा किया। फिर वो सबको बोला कि भाइयों, आप सब तो मुझे अकल का बुद्धू मानते हैं, मुझे वो गधे को तो सारे लोग बुद्धू मानते हैं ना, तो आप लोग तो मुझे बुद्धू मानते हैं, लेकिन इंसानों को देखो वो कितने बुद्धू हैं। ठीक है, जो चीज हमको ही हानि पहुंचाती है, जिन चीजों से हमें ही खतरा है, वैसी चीजें हम क्यों बनाते हैं? तो अपने ही हानिकारक चीजों को बनाने के लिए बनाते हैं। तो हम तो गधे से भी ज्यादा बुद्धू हुए ना, इंसान गधे से भी ज्यादा बुद्धू हुए। तो क्या जरूरत है कि ऐसे इतने तेज उड़ने वाले, आवाज की गति से भी तेज उड़ने वाले विमान को बनाने की क्या जरूरत है, जो एनवायरनमेंट को इतना हानि पहुंचाता है? ठीक है, क्या जरूरत है एरोसोल छिड़के जाए? ठीक है, एरोसोल मतलब वो केमिकल की यूज करने की क्या जरूरत है? इन सब चीजों की क्या जरूरत है जो हमें ही हानि पहुंचाती है? तेज विमान बंद करो, लंगूरों के सरदार ने नारा लगाया। तो लंगूर वहां पे जो खड़े थे जानवर, वो भी बोले कि तेज विमानों को बंद करो, इतने तेज उड़ने वाले विमानों को बंद करो, इनकी कोई जरूरत नहीं। एरोसोल बंद करो। दूसरी ओर से बंदरों की टोली बोली। बंदरों की टोली भी मिलकर बोलने लगी कि एरोसोल केमिकल्स बंद करो। अब तो सारे जानवर उठ खड़े हुए और बड़े जोश से नारे लगाने लगे। वनराज सिंह ने गरज कर घोषणा की, आज से सारे जंगल में ओजोन पर्व मनाया जाएगा। सारे जानवरों ने तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया। तो सभी जानवर एक्साइटेड होकर नारे लगाने लगे कि एरोसोल बंद करो, तेज विमान बंद करो। और वनराज सिंह भी उठकर खड़े होकर बोले कि आज से जंगल में ओजोन का पर्व मनाएंगे। ठीक है, हर साल ओजोन का पर्व मनाया जाएगा। और सारे जानवर इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए और सिंह की बात पर तालियां बजाने लगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में हमने हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, हमारे धरती के गठन के बारे में, हमारे धरती की पृथ्वी के जन्म के बारे में जाना, और कैसे इसमें एटमॉस्फेयर आया, फिर इसमें ऑक्सीजन, ओजोन कैसे आया, और ये ओजोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस ओजोन को हम कैसे हानि पहुंचा रहे हैं, ये जानते हुए कि ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ओजोन लेयर के बिना धरती पर जीव का संचार नहीं हो सकता। तब भी हमारे कुछ क्रियाओं के कारण, हमारे ही इंसानों की कुछ क्रियाओं के कारण, वैज्ञानिक कुछ क्रियाओं के कारण, और सोशल कुछ कारण, सामाजिक कुछ कारणों, मतलब आदतों के कारण हम हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, साथ ही इस ओजोन लेयर को भी हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे इस तरह से काटे जा रहे हैं कि ओजोन लेयर खतरे में है। अगर ओजोन लेयर नष्ट हो गया तो धरती में जीव नहीं बचेंगे, है ना। तो हमारे लिए अच्छा है कि हम पर्यावरण का ख्याल रखें, साफ सफाई रखें अपने चारों तरफ, है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं। एकमात्र पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन की रक्षा होगी, जिससे ओजोन लेयर की भी रक्षा होगी। ठीक है, और इंसान के हाथ में ही है कि हम अपना पृथ्वी को बचाएं या इसे उजाड़ दें। जिस तरह से पर्यावरण को हानि पहुंचाकर हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं, तो हम अपने ही मौत को दावा दे रहे हैं, हम अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। क्योंकि इस तरह अगर हम पर्यावरण को हानि पहुंचाते रहे और इसे न रोका गया तो न रहेगा ओजोन लेयर, न रहेगी ऑक्सीजन मात्रा, और धरती पूरी की पूरी उजड़ जाएगी एक दिन। ठीक है, तो इसीलिए एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं धरती के लिए? एज ए स्टूडेंट हम लोग धरती की साफ सफाई के ध्यान रख सकते हैं, और जितना हो सके पेड़ पौधे लगा ही सकते हैं, जिससे पर्यावरण का बहुत
सहायता होगी, ठीक है, बहुत सहायता मिलेगी इस पर्यावरण को, इस ओजोन लेयर को, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो लेखक आत्माराम दर्शाना चाहते हैं, जो चीजें, जो मैसेज वो सबको देना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि उस मैसेज को आप तक पहुंच गया होगा, वो मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। आप आत्माराम की, डॉक्टर आत्माराम की बातें, मतलब जो वो कहना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, इस विज्ञान वार्ता के माध्यम से, आप सब समझ गए होंगे। एंड इफ यू हैव कंफ्यूजन विथ एनी वर्ड और एनीथिंग, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई पैरा समझ में नहीं आया हो या पूरा चैप्टर भी समझ नहीं आया हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। सो फॉर नाउ द क्लास इज ओवर, थैंक यू।